दोस्तों ये यूपीएससी सीरीज में हमारा 5वां वीडियो है और इसके पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने मिडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस के डिटेल्ड सिलेबस को बताया हुआ है। अगर आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है क्योंकि सिर्फ 1 घंटा देना है और सिलेबस की क्लैरिटी हो गई ना तो मैं बातें बता चुका हूँ कि उसके फायदे क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 5 वीडियोस की सीरीज है, एक बार में बैठ के आप देख सकते हो। पीडीएफ चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी जाएगी आधुनिक युग की शुरुआत की, बिगिनिंग ऑफ अ मॉडर्न एज। इसके अंतर्गत काफी कुछ आपको जानना पड़ेगा, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल मतलब क्या होता है? सामंती व्यवस्था, सामंत, ठीक है। उसके अलावा आपका आएगा पुनर्जागरण काल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमैनिज्म पे, जहाँ पे मानवतावाद की बात करी गई है। और आफ्टर दैट हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे जाएंगे। और एक बात आप नोटिस करिए, आप एंशिएंट से चलेंगे तो यहाँ पे बात आर्ट एंड आर्किटेक्चर की आ गई। इनको दूसरे शब्दों में वहां पे बात करी गई कि लोगों ने किस तरीके से अपना डेवलपमेंट किया था, ठीक है। बेसिकली कैसी कैसी आर्ट्स थी आपको पता होनी चाहिए। फिर हम साहित्य की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे लिटरेचर की बात है। ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में कहते हो और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। फिर साइंस की बात आई और आप देखिए जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आता तो मैंने वहां पे भी साइंस एंड टेक की बात करी हुई थी। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि किस तरीके की साइंस का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा रिफॉर्मेशन किस तरीके से किए गए। रिफॉर्मेशन को आप कहते हो सुधार। देखिए कोई भी इरा चल रही हो, चाहे हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लें, हम इकोनॉमी की बात कर लें, हम एंशिएंट टाइम पे चले जाएं, हर जगह रिफॉर्म हुए हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, डेवलपमेंट कर पाए हैं। इसके अलावा किस तरीके से एक्सप्लोरेशन हुआ है, मतलब अन्वेषण किस तरीके से किए गए, कौन कौन सी नई खोजें हुई, व्यापार किस तरीके से होता था, इनको जानना है। फिर कोलोनाइजेशन को देखना है और ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसको पढ़ना भी चाहिए। हिंदी में इसको औपनिवेशीकरण कहते हैं, राइज ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे भी, थ्योरी काफी है और मेंस में भी क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा द इंग्लिश रेवोल्यूशन की बात आती है। चलिए आगे आएंगे और फिर बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन ही दिखाई देता है। सीधी सीधी बात है कि वो सप्रेशन की बात हो रही होती है और भी काफी सारी चीजें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो कॉज जानना है। देखिए किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन हुआ हो, क्रांति हुई हो, चाहे भारत में 1857 की बात कर लो, तो कोई ना कोई कॉज होता है। ऐसा जबरदस्ती नहीं हो जाता कि बस उठाया और आज चलो क्रांति करते हैं, कुछ क्रांतिकारी कदम उठा ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो कॉजेस को समझोगे। उसके अलावा आप देखेंगे द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, किस तरीके की क्रांति हुई थी। फिर नेपोलियन के अंडर फ्रांस किस तरीके का था, क्या फैसले लिए थे, उस तरह की क्या पॉलिसीज रही, क्या और भी बातें थी, ये सारा आपको जानना है। फिर रेवोल्यूशन किस तरीके का रहा, इम्पैक्ट क्या हुआ उस चीज का, जो भी रेवोल्यूशन हुआ था। उसके अलावा महत्व क्या था। देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई रेवोल्यूशन हो रहा है, क्रांति हो रही है, तो एक बदलाव के लिए होती है, तो किस तरीके के उसके सिग्निफिकेंस रहे, ये वाली बात होती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। नजर के सामने दिल के पास सिलेबस हमेशा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरीके का नेशनलिज्म रहा। तो यहाँ पे बात करेंगे राइज ऑफ द नेशन और स्टेट सिस्टम की, ठीक है। इसे राज्य प्रणाली का उदय भी आप कह सकते हो हिंदी में। एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, किस तरीके से इटली का और जर्मनी का एकीकरण हुआ। अच्छा एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे सिलेबस बताया मैंने, तो यहाँ मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जैसे यूनिफिकेशन हो गया है ना। फिर उसके अलावा भी मैंने रेवोल्यूशन की बात करी, तो इन टर्म्स को भी आपको ध्यान देना है। ये मदद करता है, छोटे छोटे से जो वर्ड्स आपको पता चलते जाते हैं, आपको राइटिंग में काफी ज्यादा मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कल मैंने आपको इंपीरियलिज्म के बारे में बताया था, क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है। और कॉलोनिज्म क्या होता है, ये होता है उपनिवेशवाद। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मीनिंग जाननी है। देखिए आपके सामने टर्म्स आती हैं, सबसे पहले मीनिंग को आप दूसरे शब्दों में कह दो तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो साम्राज्यवाद का जो युग था उसको जानना है, और ये 1870 से लेके 1914 तक की बात होगी। फिर उसके बाद एशिया में साम्राज्यवाद किस तरीके से रहा, इंपीरियलिज्म की बात करी थी। और फिर एनालिसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, किस तरीके से आप उसका विश्लेषण करते हो। और यहाँ विश्लेषण करने का मतलब जो पहले के थिंकर्स थे, राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उनका, और आप क्या सोचते हो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है लेट्स से मेंस में कि गांधीज्म क्या है,
तो अपना भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू दोगे ना, अगर वहां पे लिख दिया गया है कि अपने शब्दों में बताओ। समझ में आ रही है? तो आपका खुद का भी एक एनालिसिस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ यूएसए। यूएसए का उदय किस तरीके से। अब देखिए काफी कुछ जानने को मिल रहा है, एक ही स्लाइड में मैंने काफी कुछ रखा। तो यहाँ सबसे पहले तो फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज की बात होगी, ठीक है। तो जो अमेरिकी उपनिवेश था वो उसकी नींव कैसी थी। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई, आपको पता है, लगभग 400 साल हो रहे हैं उनको। उसके बाद द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, किस तरीके के वहां पे युद्ध हुए, क्रांतिकारी युद्ध बोलते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर को, ठीक है। और क्रांतिकारी के बारे में आपको पता है क्रांति किस लिए होती है। उसके अलावा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट की बात मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी करी और देखिए यहाँ पे भी आ गई। तो देखिए कुछ ना कुछ कॉमन टर्म दिखती है अगर ध्यान से समझा जाए तो। उसके अलावा पॉलिटिकल इफेक्ट क्या रहे और जो भी उसके रेवोल्यूशन रहे, और यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स की भी बात आ गई। और उसके पहले हमने क्या बात करी थी, अगर आप पिछला जाओ तो यहाँ पे हमने एनालिसिस की बात करी, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यहाँ पे देख सकते हैं और भी बातें करेंगे, इम्पैक्ट क्या था, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं जो आपके बारे में सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ यूएसए में ही आप बात करेंगे हाउ डिड द अमेरिकन रेवोल्यूशन वर्क, इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। उसके अलावा यूएस सिविल वॉर जो हुआ था आपको पता होना चाहिए, वैसे इसके ऊपर एक मूवी भी है, खैर मूवी नहीं देखना है अभी, हमारे पास टाइम नहीं है। इसके बाद बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर ऑन यूएसए, ठीक है, जो भी इम्पैक्ट रहा, प्रभाव रहा यूएसए में, और ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ यूएस सिविल वॉर। और ये आज के समय पे भी देखा जाए तो होता है कि अगर यूएसए में कोई चीज हो गई, कोई क्राइसिस आ गई, तो उसके ग्लोबल इम्पैक्ट देखने शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ यूएसए वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसा देश जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, वो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली अगर वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसके ग्लोबल इम्पैक्ट भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स इस इनिशियल डेज की बात करी जा रही है, सोचने वाली बात है, जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपको चीजें दिखती भी है। इसके अलावा इम्पैक्ट इंडिया में क्या रहा, ऑफकोर्स अब इंडिया के लिए हम पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत उसके भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन की, तो जो भी इसके मेजर कॉजेज रहे थे, जो प्रमुख कारण थे, इनको जानना है। कोर्स ऑफ द वॉर क्या था। उसके अलावा युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं थे उनका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो आप जब थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वेरियस जो ऑथर्स थे उन्होंने क्या कहा, ये जानना पड़ेगा। दुष्परिणाम क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। देखिए कभी भी वर्ल्ड वॉर हो रहा हो, कोई भी हो रहा हो, वॉर है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसके अलावा आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, उसके बाद क्या स्थिति रही। और उसके अलावा लीग ऑफ नेशंस की बात करनी है कि ये लीग ऑफ नेशन क्या था और इसके क्या इंपैक्ट रहे, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, यूएस की बात हो गई, अब रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। और रशियन रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो मेजर इवेंट्स की बात करनी है, जो पी रेवोल्यूशन थे, जो भी कॉजेज रहे, ऑफ कोर्स हर जगह पे हमने बात करी कि जो घटनाओं के कारण थे वो जानना है। कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे। उसके अलावा जो भी परिणाम रहे, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब बेसिकली दुष्परिणाम होता है, जो बुरे प्रभाव होते हैं उसकी बात है। वॉर के बाद क्या स्थिति रही आपको ये जानना है। देन पोस्ट लेनिन रशिया, लेनिन कहाँ से थे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर वहां पे किस तरीके का रशिया रहा, ये बातें भी हैं। पोस्ट का मतलब लेनिन के बाद का, और लेनिन के दौरान भी पता होना चाहिए। पोस्ट लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसे बाद में देखेंगे, भाई उस दौरान भी क्या चीजें रही आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इंटर वॉर ईयर्स 1919 से 1939 तक, इनमें क्या क्या बातें हैं। तो देखिए द ग्रेट डिप्रेशन जो भी हुआ था, आपको पता है 1930 वाला डिप्रेशन मतलब वर्स्ट था ना, तो वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। द ग्रेट डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या रहा है, इसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसके अलावा राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फांसीवाद। आजकल भारत को लेकर के भी ये टर्म्स यूज करी जाती है, मैं गारंटी देता हूँ अगर सोशल मीडिया में जाके पूछ लो ना फांसीवाद रियली क्या है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन नहीं बस चिल्लाना है तो वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा जर्मनी में नाजीवाद की बात करी गई, इसे नाजिज्म कहते हैं और काफी ज्यादा फेमस रहता है, कहीं ना कहीं देखो तो टीचर्स भी इस पे काफी फोकस करते हैं, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस रखता है मेंस के नजरिए से। देन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ठीक है, इनकी बातें हो जाएंगी। और जो बाद में टूट गया, टूट के कौन कौन से देश बने आपको पता होना चाहिए। और अब हाँ, मैप जरूर ध्यान देना, अगर आपको मैप से क्लैरिटी रहेगी तो ज्यादा अच्छा है, जितने भी टुकड़े हुए थे वो कौन कौन से देश बन गए, नहीं रहे या नहीं रहे, बातें पता हो। इसके अलावा विश्व युद्ध द्वितीय, यहाँ पे सबसे पहले तो फाउंडेशन क्या थी वॉर की, ठीक है, नींव कैसे रखी गई, कोर्स ऑफ वॉर क्या था, युद्ध के बाद क्या हुआ, एनालिसिस आपको करना है वॉर का,
कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन फेज जो था वो भी आपको पता होना चाहिए, और डीकोलोनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं औपनिवेशीकरण चरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फेजेस थे आपको पता होने चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से। वीडियो के अंतिम छोर में आ रहे हैं और अब हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। तो ये बातें पता हो, यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे मध्य पूर्व में लोकतांत्रिक सुधार। जैसे कहने की बात है, मिडिल ईस्ट में भी डेमोक्रेसी कुछ है नहीं, बेसिकली वहीं के लोग हैं, राज कर रहे हैं। खैर, किताबों के हिसाब से बात करनी पड़ती है, तो हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। उसके अलावा अरब नेशनलिज्म की बात करनी है। ठीक है, अरब किस तरीके से बढ़े और उन्होंने कहाँ कहाँ पे राज किया, कैसा बिजनेस रहा, ट्रेड किया, और उनके रिलेशंस कैसे हैं, सब पता हो। इजराइल, ऑफ कोर्स, इंडिया के नजरिए से जितने भी देश हैं उनके बारे में भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता हो, रिलेशन कैसा है, ट्रेड कैसा है, ये सारी बातें। इसके अलावा कोल्ड वॉर की बात करेंगे। यहाँ पे ठंडा वॉर नहीं होता, इसे शीत वॉर, शीत युद्ध कहते हैं। सबसे पहले तो कारण, ऑफ कोर्स, जितने भी वॉर हो रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहे हैं, आपको इनके कारण पता होने चाहिए। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है कोल्ड वॉर के, ठीक है, किस तरीके से हुआ, 1945 1953 तक चला, कौन कौन इन्वॉल्व था, कोल्ड वॉर एक्चुअली क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर व्हाट एक्सटेंट वाज देयर आफ्टर, ठीक है, मतलब उस समय तक और उसके बाद का क्या सीन है, तो ये भी पता होना चाहिए। और फिर न्यूक्लियर आर्म रेस एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एनसीईआरटी में भी इसको लेकर के दिया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगी आपको पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद दो और बचे हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर जो वर्ल्ड वॉर था, और उसके अलावा क्या था, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये दो बातें और हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो यहाँ पे ग्लोबल इश्यूज देखेंगे 1991। जब 1991 इंपॉर्टेंट क्यों जाता है भैया, देखो हम आईआईजी के बाद एलपीजी लगा था, तो दुनिया भी देखेगी और हम भी देखेंगे, ये सारी बातें हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, इसको जानना है, बेसिकली यूरोप का जो एकीकरण हुआ था। फिर यूरोपियन इंटीग्रेशन, अ टाइमलाइन, पूरी की पूरी टाइमलाइन, कब कौन शामिल हुआ, अलग हुआ, कौन कौन से संगठन बने, पता होना चाहिए। उसके अलावा राइज ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, किस तरीके से उदय हुआ, ओसामा बिन लादेन का, अमेरिका का क्या था, ऑयल क्या था, ऑयल रीजन था कि नहीं था। और ऑफ कोर्स अगर थ्योरीज पढ़े तो आपको दिखाई देता है कि हाँ, अमेरिका का इंटरेस्ट था कुछ देशों में कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और फिर वहां से शुरुआत होती है। ऑफ कोर्स एक और बात, आपने अगर डोवाल साहब की कभी स्पीच सुनी है तो कहते हैं ना कि जो ताकतवर है वही सत्य है। ठीक है, फिर किताबी वहां से सब अपनी जगह। फिर राइज ऑफ चाइना, किस तरीके से चाइना बढ़ा, और चाइना पिछले 30-40 साल में ऑफ कोर्स सबको सरप्राइज कर रहा है, और लगातार लगातार मजबूत भी हो रहा है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी होता जा रहा है। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में लास्ट आपको पढ़ना है कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। यहाँ पे साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद को पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणा किसे कहते हैं, उसके अलावा टाइप्स, प्रकार और उदाहरण, एग्जांपल्स आपको देखने हैं किसके, कैपिटलिज्म के एंड कम्युनिज्म के। उसके अलावा जो रिलेवेंस है पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का प्रेजेंट एरा में, ये जानना है। और आपका समाजवाद किस तरीके से है, ये बातें आपको जाननी है। तो ये आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री रहा, और मैंने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई आपको पता होनी चाहिए। सर याद रख लो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से कह रहा हूँ, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अभी यहाँ तक जुड़े हैं सो डेफिनेटली आपको ने पूरा वीडियो देखा है और हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, कल कुछ और जानेंगे सिलेबस के बारे में।